दोस्तों नमस्कार। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना मत प्रकट किया था और 13 दिसंबर 1946 को ही बाबा साहब अंबेडकर ने उसी संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर बहुत साफ तौर पर नेहरू की आलोचना की। उनका कहना था कि समाजवादी के रूप में नेहरू की ख्याति है और उसे देखते हुए वह जो प्रभाव पेश कर रहे हैं वह निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान जरूर होगा जिससे राज्य सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप में दे सके। इस दृष्टिकोण से मैं आशा तो यह भी करता था कि यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित किया जाएगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर भी सकेगी। वो पहली बैठक थी और संविधान की तमाम बैठकों के बाद जब संविधान तैयार हो गया तो अपने आखिरी भाषण में भी बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा, जब तक इस देश में आर्थिक समानता का जिक्र होगा नहीं तब तक संविधान के पन्ने महज पन्ने ही रहेंगे। यानी उसमें दर्ज शब्द इस एहसास को करा ही नहीं पाएंगे कि हक और समानता का कोई जिक्र इस संविधान में दर्ज है। और जरा कल्पना कीजिए, राहुल गांधी कल इलाहाबाद में जिस सामाजिक न्याय का जिक्र कर रहे थे उसकी जमीन संविधान पर खड़ी थी और संविधान में दर्ज शब्दों के आश्रय राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस देश के सामाजिक समीकरणों या कहें सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के उस पिरामिड को ही उल्टा कर दिया जिसकी कोई कल्पना कम से कम राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता कर नहीं सकता है। और खुले तौर पर उन्होंने जब इस बात का ऐलान किया कि जनता इसके लिए तैयार है और मौजूदा प्रधानमंत्री को यह करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें जाना होगा, तब कोई अगला प्रधानमंत्री इसे लागू करेगा। यह मैसेज अल्टीमेटम है, चुनौती है या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश है जिसमें इस बात का एहसास क्या राहुल गांधी को हो चला है कि उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो देना है इस समाज के वंचित समाज को दिया जाए जो हाशिए पर है, जो पिछड़ा समाज है। क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति में जो भी सत्ता तक पहुंचा है या सत्ता तक पहुंचने के रास्तों को जो खोज रहा है वह ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो इस देश में हाशिए और गरीब तबके की दिशा में देखते तक नहीं है। उनकी अपनी राजनीतिक सोच सिर्फ उनके इर्द गिर्द घुमड़ती रहती है और शायद यही वो स्थिति है कि मनमोहन सिंह की सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की 10 बरस की सत्ता ने एक एहसास अगर प्रधानमंत्री को लेकर यह इस देश को करा दिया कि उनकी समूची राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घुमड़ती है और वो सत्ता बरकरार रहे, उसी आश्रय इस देश की नीतियां बनती हैं और इसी आश्रय प्रधानमंत्री उन तमाम जगहों पर नजर आते हैं जहां पर यह सवाल बड़ा हो जाए कि वह खुद, उनका कद और उनकी सियासत कैसे बड़ी, तीखी, चौड़ी और चकाचौंध दिखाई देने लगे, चाहे इस देश के भीतर में जो 90% तबका है उस तरफ कोई ध्यान ही ना दे। तो ऐसे में कोई भी नारा आप लगा लीजिए, उन नारों का कोई मतलब नहीं होगा और भारत सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक राजनीति और इस देश के भीतर में सत्ता पाने की सियासत की जो हुनरमंद तरीके हैं उसके आश्रय भारत दुनिया पर राज कैसे कर सकता है, वो कैसे ताकतवर हो सकता है, इस सवाल से राहुल गांधी ने अपनी बात की शुरुआत की। चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग।
और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। असल में सुपर पावर होने की कल्पना इस दौर में आर्थिक तौर पर समूची दुनिया में बलवती हो चली है। यानी जिसके पास पूंजी है वह सुपर पावर हो सकता है। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौर में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाने की दिशा में चुनाव से पहले ही लगातार नारे लगा रहे हैं। इस दौर में 2047 में विकसित भारत का भी राग उन्होंने ही छेड़ा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से इतर अगर संविधान के भीतर लिखे हुए शब्दों के आश्रय इस देश में आप आर्थिक समानता खोजना शुरू करेंगे तो जाहिर है आपको नहीं मिलेगा। और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र आज कई मौकों पर इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जिस लेगेसी को लेकर मौजूदा वक्त में खड़े हैं, उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने इर्द गिर्द समूची राजनीति को सिमटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी बात को लेकर खुले तौर पर यह कहने से चूकते नहीं है कि मैं राजनीतिक नुकसान उठाने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के भीतर उस तबके के हक के सवाल लागू जरूर हों। और शायद ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर आप इतिहास के चंद पन्नों को खोलना शुरू कीजिएगा, पहली बात जो नेहरू को लेकर उन्होंने संविधान सभा में जिक्र की थी वह बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्टडीज के खंड 5 में पेज नंबर 9 पे अंकित है। इसी तरीके से पेज नंबर 6 में खंड 7 में राइटिंग एंड स्पीचेस में बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं परंतु आर्थिक कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते। कारण यह है कि शिक्षा पर एक खास तबके का एकाधिकार है। उसके लिए उन्होंने पैरासाइट शब्द यूज किया, परजीवी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसीलिए भारत में आर्थिक मुद्दों को लेकर बहस नहीं होती है। धार्मिक साहित्य रचा गया, उसमें आर्थिक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। और जब जब हमें भारत के अर्थशास्त्र को लेकर किसी किताब को खोजना हो तो हम विदेशी लेखकों पर निर्भर हो जाते हैं। यहां पर एक सवाल, वह हिंदू शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और इस देश के भीतर में बीजेपी ने जिस राजनीति को साधा उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम शब्द एक लिहाज से भारत की राजनीति में सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय खड़ा हो गया। राहुल गांधी जिस तबके का, खास तौर से जो ओबीसी, एसटी और शेड्यूल कास्ट का जिक्र जब वो कर रहे हैं तो उसमें वो खास तौर से कहते हैं कि जाति जनगणना सिर्फ एक जानकारी है कि कितनी आबादी है, क्योंकि इस देश के भीतर का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम उस कैपिटल के इर्द गिर्द लगातार चलता है जिस कैपिटल पर वर्चस्व सत्ता का होता है। और सत्ता में भागीदारी हाशिए पर पड़े तबके की नहीं होती है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज को भी लीजिए, उसमें आर्थिक तौर पर विभिन्न तबके को भी लीजिए, जो गरीब तबका है, उसकी कोई भागीदारी इस मेन स्ट्रीम में होती नहीं है। और यहीं से इस देश में सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है जब लगातार अंबानी और अडानी और कॉरपोरेट के साथ सत्ता की यारी इस दौर में पॉलिटिकल पूंजी या पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए खुले तौर पर गैर कानूनी तरीके से होती चली गई, उसमें आरबीआई की जो भूमिका रही, इस देश में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए सीबीआई और ईडी की भागीदारी सत्ता के अनुकूल जिस तरीके से रही, उसमें इस देश के भीतर बार बार यह सवाल उठता है कि कोर सेक्टर नेगेटिव में है, यह सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, एमएसएमई तहस नहस हो गया है तो रोजगार पैदा कैसे होंगे। और पहली बार राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश के भीतर में हुनरमंद लोगों की तादाद हर क्षेत्र में इतनी ज्यादा है कि आप उसको उस पॉलिसी से
या उस सिस्टम से नहीं जोड़ते हो जिस सिस्टम के आश्रय आपने अपनी इकोनॉमी को बताया है और दुनिया पर आप विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होने की दिशा में अपनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ बढ़ना चाहते हो, वह पूंजी तो चंद हाथों में ही रहेगी। इस देश के भीतर में गरीब के हाथ में क्या है, बढ़ई के हाथ में क्या है, मोची के हाथ में क्या है, धोबी के हाथ में क्या है। यानी काम के आश्रय जाति की पहचान जोड़ने की पूरी प्रक्रिया शायद आजादी के बाद भारत की राजनीति में, जो आप लेफ्ट और सोशलिस्ट की पूरी धारणा को देखें तो उससे कई कदम आगे निकलकर राहुल गांधी जिन सवालों को अब उठा रहे हैं, उसमें आपको भारत की राजनीति में अंबेडकर भी दिखाई देंगे, जो लगातार जिन बातों का जिक्र करते हैं वो आर्थिक पक्ष को लेकर कहते हैं, आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों के भीतर वह अपनी आइडेंटिटी हिंदुओं से अलग भी रखते हैं। और ध्यान दीजिए, खंड 2 जो राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर का है, उसके 465 नंबर पन्ने पर वो साफ बताई गई जानकारी है कि साइमन कमीशन जब भारत आया, जो यहां की व्यवस्था को ठीक करना चाहता था, प्रशासनिक व्यवस्था को, तो उनके सामने अंबेडकर भी गए और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर जाकर कहा कि दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब तक इसीलिए छिपाया जा रहा है कि वह हिंदू समाज में गिने जाते थे। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है ही नहीं। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। यानी जिस समाज का जिक्र इस दौर में वोट बैंक के लिहाज से, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से जो भी कर रहे हो, उससे हटकर राहुल गांधी ने इस दौर में उनकी ताकत, उनके हुनर और उनको उस सिस्टम और उन पॉलिसी से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया और खुले तौर पर कहा कि आपको उस सिस्टम से जाति जनगणना के बाद जोड़ना होगा और हमारा मिशन यही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना, सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। असल में राहुल गांधी उस महीन राजनीति को इस दौर में सतह पर लाना चाहते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ ओबीसी का नहीं है, ओबीसी के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं और उसमें भी उपजातियां हैं, उनका जिक्र भी वो कर रहे हैं। और जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 6 के पन्ने नंबर 243 में क्या लिखा है, इससे पहले आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि पिछड़ी जातियों में कैसे किसे गिना जाए, किसे छोड़ा जाए, यह झगड़ा बड़ा पुराना है। जिन्हें पिछड़ी हुई जातियां कहा जाता है, उनके प्रतिनिधि चाहते थे कि उन्हें दलित जातियों में गिना जाए, यानी डिप्रेस्ड क्लास में गिना जाए। उनका कहना था दलित में उन सबको गिनना चाहिए जो आर्थिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। और अंबेडकर कहते हैं कि 1920 में जो सुधार लागू किए गए, उसके अनुसार जो समुदाय शिक्षा में और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उनका अस्तित्व बंबई और मद्रास महाप्रांतों में स्वीकार भी किया गया।